ड्यूरेबिलिटी हर व्यक्ति की पसंद होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ टिकाऊ जब तक ना हो तब तक वो आपके लिए लुभाने वाली हो जरूरी नहीं। और वो भी टिकाऊ सिर्फ सकारात्मक चीज़ों में। यदि कोई कष्ट और दुख टिकाऊ हो जाए तो उसी को आप उसी बेरहमी से छोड़ने का प्रयास करेंगे जितनी बेरहमी से अल्पकालीन अच्छी चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। बाजार में भी किसी वस्तु को आप खरीदने जाते हैं तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। हालांकि एक्सपायरी डेट खाने पीने की वस्तुओं में अथवा कुछ आपके उपयोग करने वाली वस्तुओं के रूप में तो फिर भी रहती है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी ड्यूरेबिलिटी जानने के बावजूद ही उसकी कीमत तय होती है, और तय कीमत हो तो उसके बारे में लोग व्यय करने तैयार होते हैं। और यदि कोई वो वस्तु कम समय चलने वाली हो तो चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो और कुछ उपलब्धि हो, उसके बारे में ज़्यादा तरजीह आप नहीं देते। और यदि व्यक्तित्व की बात आए तो कई सारे टैलेंट्स आपके पास ऐसे हैं जिन टैलेंट्स को शायद आप ड्यूरेबल मान लेते हैं, तभी तो उसको आप ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं, तभी तो आप उसको हायर करने की कोशिश करते हैं, तभी आप उसके लिए अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है जिसकी बहुत लंबी अवधि है, लंबी मर्यादा है, उसके बारे में आपका आकर्षण ज़्यादा है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले रविवार का विषय हम आगे बढ़ाएंगे। चूँकि प्राचीन भारत और प्राचीन जैनिज्म और आज का भारत और आज का जैनिज्म, ये जो आपने भेद कर लिया है, भारत के बारे में भले तुमने भेद किया होता तो समझ में आता, लेकिन तुमने जो जैनिज्म के बारे में भेद कर लिया है उसकी हम विवेचना कर रहे हैं। एंशिएंट जैनिज्म और एंशिएंट भारत, क्योंकि इंडिया तो हमारे लिए अपशब्द से भी गया बीता है, वो शब्द बोलने में भी कई बार मुख में जिह्वा को पलटने में दिक्कत होती है, और आपके लिए तो वो जीवन पलटने के लिए कारण बन गया। जिस शब्द को बोलने में जिह्वा कब कपाए, उसमें जीवन भी कांपना आ जाए तो हमें लगता है इंडिया वापस से भारत बन जाए। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, गर्मी ज़्यादा है, समय ज़्यादा हो गया, लेकिन आज कम समय में उस विषय को लेंगे। और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कभी अपने जीवन को यदि हम ड्यूरेबल स्किल्स के रूप में तैयार करें तो क्या उस ड्यूरेबिलिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या भारत की उन सब खूबियों के बारे में हम विचार करें जिन खूबियों को प्राचीन काल से आज से 20 साल पहले तक ज्यों तक त्यों लाया गया, अब ऐसी कौन सी हमारी कमजोरी और मजबूरी हो गई कि पिछले 20 सालों में उसको पूर्णतः आमूल चूल परिवर्तित कर दिया गया? क्या डेवलपमेंट, अमेंडमेंट सिर्फ इन 20 सालों में ही होने की ठेकेदारी रखते थे? क्या इसके पूर्व आधुनिकता नहीं आई? आधुनिक शब्द की परिभाषा है अधुना भवो आधुनिकः, जो आज हो उसका नाम आधुनिक है। तो आज सिर्फ आज ही आया है ऐसा तो नहीं, हर दिन आज आता है और हर दिन व्यक्ति आधुनिक बन जाता है। तो आधुनिक बनने के नाम पर हम आतंकित जो बनते चले जा रहे हैं, इसके बारे में विचार हम पिछले कई हफ्तों से करते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में आप हर सप्ताह सुनते हैं, बीच बीच में आपको रियल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसने इतना बड़ा कहर आप लोगों के ऊपर ढा दिया है कि उस कहर के आगे
आपके अंदर की उत्साह की लहर ही दम तोड़ने को है। हाँ, जब अंदर से उमंग की लहर खत्म होने को होती है तब समझ में आता है कि लहर किस कहर ने बर्बाद की है और किस जहर को हमने खा करके अपने जीवन को जहरीला बना लिया है। और ये जहरीला बनाने की सोच हमें किसने दी और क्यों हमने उस सोच को अपने आप को बना लिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने किन किन क्षेत्रों में मनुष्य पर स्थायी बढ़त हासिल कर ली है, इसके बारे में तो आप कई बार सुन चुके हैं। एक बार सिर्फ एक लाइन में रिवाइज कर दें कि एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी, जुडिशरी, एजुकेशन, मैनेजमेंट और भी कई ऐसी फील्ड्स जहाँ पर एक नियमित खाके में काम होते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपसे काफ़ी आगे निकल चुकी है। और जिन चीज़ों में आपने अभी तक अपने रोजगारों को खोजने की कोशिश की, खासतौर से डेटा एनालिसिस, प्रबंधन, एजुकेशन और भी कम्युनिकेशन, इन सब में पहले से वो अपनी तैनाती कर चुकी है। और हमारे बच्चे जिन मामलों में अपने रोजगार को भविष्य का सुरक्षा मान करके बार बार ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत जब 2-3 साल में बर्बाद होगी तब उनको समझ में आएगा कि हमने मेहनत किस नाकारेपन के लिए कर ली और क्यों उस नाकारे को हमने स्वीकारना शुरू कर दिया। तो इसीलिए अब धर्म की परिभाषाओं के बीच में भी, क्योंकि जब तक तुम्हारा अर्थ पुरुषार्थ वाकिफ तरीके से तुम नहीं पा पाओगे, माकूल तरीके से तुम नहीं पा पाओगे, तब तक धर्म पुरुषार्थ के बारे में दिया जाने वाला उपदेश भी तुम वहाँ सुन करके और बाहर निकाल दोगे। इसीलिए आज आवश्यकता है धर्म को मोक्ष से जोड़ने की बजाय धर्म को व्यवहार से जोड़ने की। व्यक्ति, आज का जो यंगस्टर है, आज का जो युवा लॉबी है, वो क्यों आखिरकार धर्म की उन परिभाषाओं के जंजीरों में जकड़ने से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है? क्योंकि उसको पता है ये धर्म मेरे लिए वो धर्म नहीं बन पा रहा जिस धर्म से मेरी पहले पेट की आग बुझ सके। मैं अपने कर्मों की आग को बुझाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे पेट की आग तो बुझे, ताकि पेट की आग बुझाने के बाद फिर मैं पुरुषार्थ कर चुका उन कर्मों की आग को बुझाने के लिए। रियल इंटेलिजेंसी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की गिरफ्त में आ जाती है तो ऐसे कारनामे होते हैं। कई बार कहा, सबकी अपने अपने टोन होते हैं, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं, और आप एक ही यदि उस पर सबकी बातों को, चाहे संचालक की बात हो, चाहे महाराज जी की बात हो, चाहे सबको एक ही उस पर वॉल्यूम में रखोगे तो फिर दिक्कत होगी। उनकी आवाज़ अलग है, इनकी आवाज़ अलग है, हमारी आवाज़ अलग है। इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं कर सकती। ये भी हमारे प्रवचन का ही विषय है। किन किन मायनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको परास्त नहीं कर पाएगी, इस विषय भी चलना प्रारंभ हो गया। क्योंकि जिन चीज़ों के लिए तुम्हारे बच्चे रोजगार के लिए लाइन लगाए उन मेट्रो सिटी में घूम रहे हैं, अभी तो लाइन लगाए हैं, फिर एक लाइन से उनको जब खारिज कर दिया जाएगा तब जाके समझ में आएगा कि हमने अपने बच्चों को अपने हाथ से भी खो दिया और बच्चों ने अपनी जॉब को भी अपने हाथ से खो दिया। बार बार आगाह इसलिए कर रहे हैं कि आगाह करने के बाद भी यदि आप संभल पाए तो ठीक है, नहीं तो 5 साल बहुत हो जाएंगे। 5 साल में आपके बच्चे ना घर के ना घाट के कहीं की नहीं रह पाएंगे। महाराज, सिर्फ आप ही इतना क्यों जोर दे रहे हैं? हम नहीं, हम जैसे कई जो इस चीज़ को समझ रहे हैं जोर देते हुए पाए जाएंगे, लेकिन धर्म की परिभाषा के भीतर ये चीज़ें बताना आपको बहुत आवश्यक हो गया है। क्यों? जब आप अपने आप को सोचो तो आप तो मान लो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते, पहली बात तो है इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई का जिम्मा अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में सौंपना आ गया। इतने पढ़े लिखे तो आप भी कहें, लेकिन वो जो कम पढ़े लिखे थे उनको भी तो मेरी धर्म से जोड़ना चाहो तो सबसे पहले वो यही कहते थे, पहले हम खेती बाड़ी कराएं, पहले हम दुकानदारी खोलाएं, पहले हम अपना पेट की आग बुझा पाएं, तब जाके आपकी धर्म की बात सुनेंगे। इसका मतलब इस चीज़ में तो वही मेंटालिटी है जो प्राचीन भारत में थी और आज भी वही मेंटालिटी है। क्यों? तुम धर्म से अभी तुरंत चमत्कार करके नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन जो चमत्कार उनको आकर्षित कर रहा है वो तुम्हारे धर्म से वंचित करने के लिए अवश्य अपना कुछ काम कर रहा है। आज से 5 साल बाद जिनालयों में आपको युवाओं को ढूंढना कहीं मुश्किल ना हो जाए। जहां पर मंदिर हैं वहां पर जैन जितने बचे, जहां पर अब मंदिर नहीं है वहां पर जैन ज्यादा इकट्ठे हो गए। क्यों? मंदिरों के कारण नहीं, रोजगार के कारण है।
और जब तक रोजगार की तुम व्यवस्था नहीं बताओगे तब तक तुम अपने मंदिरों की सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे। अब सोचो, एक छोटा सा वैसा बीच में वो लाना चाहते हैं, जिन आयतनों में अधिकाधिक सैलानी पहुंचते हैं, तीर्थयात्री पहुंचते हैं, वहां पर भी उन आयतनों को बचाना मुश्किल हो गया। पावागढ़, पालीताना, गिरनार, यहाँ पर तो फिर भी आप कह सकते हैं कि जैन तीर्थयात्री कम पहुँचते, लेकिन सम्मेद शिखर जहाँ पर कि तांता लगा रहता है, वहाँ पर भी आज आतताइयों ने अपने मंसूबे मुखर कर दिए। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों में जिनमें आप लोग अपने कर्तव्य निभाने लायक थे, निभाना बंद करके और कर्मचारियों के लिए वहाँ पर सौंप दिया है। तो जैसे जैसे तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। और कर्मचारी तो फिर जैन के रूप में मिल पाना कठिन है, क्योंकि सेवा करने का काम तो जैन नहीं करते, ऐसा जैनों ने सिद्ध कर दिया है। कंपनी की सेवा कर सकते हैं, दूसरों के यहाँ दर दर भटक करके सेवा कर सकते हैं, लेकिन आयतनों में सेवा करके नहीं वो कुछ कर सकते। इसीलिए आज तीर्थयात्रियों से ज़्यादा वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या है और कर्मचारियों से ज़्यादा अजैनियों की संख्या है। अब आप क्या सोचते हैं कि जहाँ पर आप आए दिन बहुत जाते हो, हम मानते हैं मोक्ष सप्तमी पर सम्मेद शिखर जैसे क्षेत्र पर लाइन लगा के दर्शन होते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ पर किसकी लाइन ज़्यादा होती है वो भी हम जानते हैं। अब इस धर्म को बचाने के लिए हमारे अपने उन अर्थ पुरुषार्थ के ड्यूरेबिलिटी किन किन चीज़ों में, इसको पहचानने की आवश्यकता है। ये विषय सिर्फ मात्र उस एआई को लेकर के नहीं है, ये आपके अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ सबको प्रभावित करने वाला विषय है। और जब तक पुरुषार्थ तुम्हारे जीवन में है तभी तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म है। और जैसे ही पुरुषार्थ समाप्त हुआ फिर तो वहाँ पर जाकर के वही व्यवस्था लागू हो जाती है जिस व्यवस्था के तहत अपने आप को धर्मात्मा मानना भी कठिन होता है, तो फिर जीवात्मा के दर्शन कर पाना भी कठिन होता है। इसीलिए तो किन चीज़ों में, तो सबसे पहले ये स्वीकार करो, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, एजुकेशन, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, इतने भी क्षेत्रों में, हाँ जुडिशरी, इन सब में रोजगार समाप्त क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित सांचे में ही सारी व्यवस्थाएं फिट होती हैं। आज तुम हॉस्पिटल जाओ, अधिकांश जांच तो वैसे ही मैकेनिकल पहले होने लग गई थी, अब तो सर्जरी भी रोबोट करने लग गया। और जिन मतलब गंभीरता पूर्वक किए जाने वाले कार्य जो मनुष्यों के हाथों से होने चाहिए थे, अब उससे भी ज़्यादा फाइन तरीके से जब मशीन करने लग गई है, तो अब बताओ, जिस संवेदनाओं का क्षेत्र चिकित्सा विभाग माना जाता है, जब वहाँ पर भी संवेदनशील प्राणी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर बाकी अन्य क्षेत्रों में तो इंसान की आवश्यकता होगी ही क्यों? ओपीडी चलाने की बात है, नाड़ी वैद्य तो पहले दूर हो गए थे, नाड़ी वैद्य के कारण जो दूर हुए थे उसके कारण जो दूसरे के A1 में आए थे कौन, चिकित्सक, वो ओपीडी, हाँ क्या करना है, सिर्फ मात्र स्टेथोस्कोप आपके गले में लटकाते थे, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को विश्वास हो जाए कि हम तुम्हारा फिजिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। मूलतः तो ट्रीटमेंट तुमने जो बोला है उसके माध्यम से उनके जो वहाँ पे लिखा गया है वो स्वयं करना जानता है। एक डायग्नोसिस जितने भी होते थे, बहुत कुछ मैनुअल तो खत्म हो ही चुके थे, क्योंकि आयुर्वेद में ही मैनुअल डायग्नोसिस थे, मतलब इंसान के द्वारा रोग की परीक्षा और निदान, ये सिर्फ मात्र आयुर्वेद में संभव था। एलोपैथी ने तो पहले ही समाप्त कर दिए थे। रही बात जुडिशरी की, तो जुडिशरी में तो निश्चित धाराएं होती हैं, उन धाराओं के तहत ही उस सबके केस अपील किए जाते हैं, रिट दायर की जाती है, उनके पर निदान कर दिए जाते हैं। तो वकीलों की तो बहुत कुछ सामत आ चुकी है, लेकिन जुडिशरी में जजमेंट देने वाले भी अब बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं पड़ेंगे यदि वहाँ पर खुल्लम खुल्ला यदि एआई का प्रवेश हो गया तो आएगी। अब सोच लो किन किन डिपार्टमेंट्स में, किन रोजगारों में प्रोत्साहन की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। महाराज प्रोत्साहित करेंगे किसको? वहाँ पर जब एम्प्लॉय नहीं बचेंगे तो हम किसको प्रोत्साहित करेंगे? हाँ, प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है ना, क्योंकि जब वहाँ पर सारी मशीनें हैं तो सुनो, इन दो मशीनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है।
मशीन आपके प्रश्नों का जवाब दे सकती है, लेकिन दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए इंसान की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बहुत सीमित दायरा हो जाएगा रोजगार पाने का आपका। दो मशीनों के बीच में एक इंसान लगेगा, भले ही एक मशीन हजारों इंसानों को नहीं लाखों इंसानों को काम करेगी, लेकिन दो मशीन जब आपस में कम्युनिकेट करने की बात आए तो नहीं कर पाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, हाँ, सहायता की जहाँ तक बात है, ये कुछ ऐसे ड्यूरेबल स्किल्स हैं जहाँ पर एआई आपको परास्त नहीं कर पाएगी। और तो जहाँ पर भी टिकाऊ मानवीय गुणवत्ता है उन चीज़ों में ही मशीन आपको, और सबसे बड़ी बात है इस मशीन के लिए आपकी आज़ादी सबसे बड़ा वायरस है। वो पूरा का पूरा इन फिरंगियों से भी ज़्यादा आपको कैद करने की सोच चुकी है। और जैसे ही तुमने जोखिम लेना चाहा, जोखिम उसके लिए सबसे बड़ा वायरस है। तुम रिस्क मत लो, जो हमने फिक्स किया उसके हिसाब से काम करो। इसका मतलब जहाँ जहाँ आप जोखिम ले पाओगे वहाँ पर अपने रोजगार को ढूंढ पाओगे। सुन रहे हैं आप लोग? अब तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जोखिम लेने की क्षमता मशीन में नहीं है। जोखिम सिर्फ मनुष्य ले सकता है, और दर्द और चुनौतियों के बीच में रहकर के ही मनुष्य की प्रतिभा का विकास होता है, जिसमें एआई कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। चुनौतियाँ, जोखिम, दर्द, कष्ट, इसमें आपके नए नए इनोवेशन सामने आते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? ये बहुत सोच करके ये वाली बात आपके सामने रखी जा रही है, बहुत सोच समझ करके कि कहाँ कहाँ पर आपके रोजगार सुरक्षित रखे हैं। सुन रहे हो व्यापारियों, कबाड़ियों? क्यों महाराज? अब कबाड़ी कम बचे, इसलिए थोड़ा सा आप कबाड़ी शब्द का उपयोग कम किया करो। अब हम लोग व्यापारी भी तो हो गए हैं, हम ओल्ड की जगह अब न्यू में पहुंच गए हैं, तो कोई बात नहीं, इसलिए दोनों बोल रहे हैं, व्यापारियों कबाड़ियों दोनों सुन लो, चाहे ओल्ड वाले हों चाहे न्यू वाले हों। किन चीज़ों में आपके रोजगार सुरक्षित रहने वाले हैं? जहाँ पर हाथों से काम हो सकता है वहीं पर सुरक्षित रहने वाले हैं, और जहाँ पर हार्ट से काम हो सकता है वहाँ पर सुरक्षित रहने वाले हैं। तो अभी और हार्ट से कहाँ पर हो सकता है? जहाँ पर संगठन की बात आए। एआई आपको संगठन के उद्देश्य बता सकती है, आपको संगठित नहीं कर सकती है। सुन रहे हो? संगठन की जहाँ तक बात आए, समाज की जहाँ तक बात आए, समूह की जहाँ तक बात आए, तो ऐसे रोजगार जो संगठन को बनाए रखने में आवश्यक होते हैं उनमें मशीन आप पर काबिज नहीं हो पाएगी। इसीलिए जिन शासन को भी तुम्हें यदि सुरक्षित रखना है तो जिन शासन के मानने वालों का संगठन सुरक्षित रखना है, और ये संगठन सुरक्षित रखने के बाद फिर आपको कितनी भी आधुनिकता क्यों ना हो आपको परास्त नहीं करेगी। और कहाँ बचेंगे महाराज? प्रोत्साहन की बात है। प्रोत्साहन, हाँ, भले ही बहुत बड़ी मोटिवेशनल, एप्रिशिएटल बहुत सारी बातें आपको एआई पे लिखी हुई मिल जाएं, लेकिन वो लिख सकता है, आपको बता सकता है, आपके लिए बोल सकता है, लेकिन किस प्रसंग में हमें कौन से प्रोत्साहित करने वाली बातें रखनी है ये एआई नहीं कर। वो तो वो तुरंत इमीडिएट जो अपनी विचार शक्ति रखता है वो ही किसी व्यक्ति को उस प्रसंग के अनुसार प्रोत्साहित कर सकता है। तो जहाँ पर प्रोत्साहन करने की कौशल होती हैं और उन कौशल के आधार पर ही जॉब मिलती हैं, वहीं पर आपके रोजगार सुरक्षित रहने वाले हैं। अगली बार फिर बताई जाएगी अहिंसा परमो धर्म की।